जो गूगल का सर्च एपीआई लीक डॉक्यूमेंट्स मिला ना, तो उसके ऊपर आज हम लोग डिस्कस करने वाले। हालांकि उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, 1000 के ऊपर है, लेकिन हम लोग उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ उसके ऊपर बात करेंगे जो कि बहुत इफेक्टिव है। ठीक है, तो अगर आप वो 1000 जो रैंकिंग फैक्टर है उसके ऊपर बात करने लगोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन वो आप टाइम लेके वो स्टडी कर सकते हो। ठीक है, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ऐसे 10 टॉपिक के ऊपर जो कि बहुत ही हेल्पफुल है, जो हम लोग कभी इग्नोर भी कर देते हैं और कभी इसके ऊपर उतना सीरियस ही नहीं रहते। ठीक है, तो वो 10 पॉइंट क्या है, मैं इसको वन बाय वन डिस्कस करूँगा। और मैं एक चीज़ आपको पहले बता दूं कि हम लोग बहुत सारे ऐसे कन्फ्यूजन के रहते हैं, जैसे कि हम लोग एग्जैक्ट मैक डोमेन यूज़ कर सकते हैं या नहीं, हम लोग अपने वेबसाइट में कितने वर्ड के कंटेंट डाल सकते हैं। ठीक है, और हम लोग ये एक्सपायर्ड डोमेन के ऊपर साइट को बना सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो इसके ऊपर ये जो 10 टॉपिक मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है, तो इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने 10 पॉइंट यहाँ पर मेंशन करके रखा है, तो वन बाय वन उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है, तो मैं इस वीडियो को आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप टाइम लेके इस वीडियो को देखो, क्योंकि यहाँ पर मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसको आप इग्नोर करोगे तो आपके इस प्रोजेक्ट में बहुत सारे लॉस होने वाला है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग पॉइंट 1 से। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नैप बूस्ट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि जो विजिटर को एज ए वोटर एंड विजिटर जो अपने साइट में विजिट करते हैं तो उसको एज ए वोट कह सकते हैं। जैसे कि एक विजिटर ने गूगल में कुछ सर्च किया, ठीक है, तो सर्च करने के बाद उसका उसको जो टॉप 10 रिजल्ट मिलते रहते हैं ना, तो उसमें से कौन साइड में वो जाता है। ठीक है, तो जो साइट वापस होगा तो वो साइट को इंप्रेशन मिलते रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद जिस साइड में वो विजिट करेगा तो उसको इंप्रेशन मिलेगा कि उसको एक पॉजिटिव साइन मिलेगा जो कि साइट में विजिट किया। ठीक है, तो उसके बाद उसका साइट में जब विजिटर आएगा तो उसको कंटेंट को रीड करेगा, वो कितने टाइम तक रीड करता है वो भी एक फैक्टर होगा। और उसके बाद और भी कुछ पेज व्यू हो रही है नहीं उसके साइड में, वो भी एक रैंकिंग फैक्टर यहाँ पर होगा। ठीक, तो यहाँ पर आप देखोगे कि गुड क्लिक्स जो है कि एक पॉजिटिव यूज़र इंटरेक्शन हो सकता है। उसके बाद आते हैं कि बैड क्लिक्स, ये नेगेटिव यूज़र इंटरेक्शन है विथ सर्च रिजल्ट। उसके बाद आते हैं कि लास्ट लॉन्गेस्ट क्लिक्स, जो लास्ट क्लिक करते हुए आपका वेबसाइट में वो विजिट कर रहा है एक विजिटर, ये हो गया आप उसका लास्ट लॉन्गेस्ट क्लिक। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं इंप्रेशन, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया कि जो सर्च को रिजल्ट शो होगा तो उनमें से एक इंप्रेशन जाएगा जितने साइट को वापस दिखने को मिलेगा। उसके बाद आते हैं कि स्क्वाच क्लिक, जैसे कि उसका वैल्यू कम होगा और ये स्पैमी क्लिक इसको कह सकते हैं। ठीक है, अनस्क्वाच लिंक हो गया, यूनिकॉर्न लिंक है, तो ये बहुत सारे फैक्टर है। ठीक है, तो ओवरऑल मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो एपीआई का जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मेंशन है ना, इसका मेन मोटो यही है कि आपको अपने वेबसाइट में आपका सीटीआर इंक्रीज़ करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो वेबसाइट में विजिट आ रहा है तो उसको पेज व्यू बढ़ाना पड़ेगा। उसके साथ साथ जो कंटेंट वो वहाँ पर वो रीड करेगा उसका भी टाइम लेके रीड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ओवरऑल उसको एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस देना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके आपको एक रैंकिंग में हेल्प मिलता है। ठीक है, तो इसके लिए आप गूगल सर्च कंसोल को चेक कर सकते हो, ताकि आप जिस कीवर्ड को टारगेट कर रहे हो अपने पेज में, वो पेज और कौन सी कीवर्ड के ऊपर रैंक कर रहे हैं। ठीक है, तो वो गूगल आपको सजेस्ट करेगा कि आपको पेज कौन सी कीवर्ड के ऊपर रैंक कर सकता है और वो रैंक कौन सी कीवर्ड पर कर रही है। ठीक है, तो वो आपको लेके अपना वेबसाइट में ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं सर्च कंसोल को बेस्ट टूल कह सकता हूँ, तो आप उसको ज़रूर यूज़ करोगे और आपको अच्छा बेनिफिट भी मिलते रहेगा। ठीक है, तो पॉइंट 2 पर यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर मेंशन है कि डोमेन अथॉरिटी। ठीक है, हालांकि बहुत सारे ऐसे ट्विटर में देखे होंगे कि गूगल जो सर्च एनालिस्ट है वो मेंशन करता है कि कोई डोमेन अथॉरिटी वगैरह ऐसा कुछ नहीं है जो रैंकिंग फैक्टर। ठीक है, तो ऐसे बार बार इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि साइट अथॉरिटी करके एक यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, ये जो ऑप्शन है आपका दिख रहा है ना, इसका मतलब है कुछ तो अथॉरिटी गूगल को देना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो साइड में थोड़ी बहुत अथॉरिटी होना चाहिए। ये ऐसे नहीं कि आप सिर्फ डोमेन अथॉरिटी के या फिर ईजरब का डोमेन रेटिंग ऐसी हो सकता है, लेकिन गूगल के पास कुछ ऐसे अथॉरिटी टाइप का कुछ मैट्रिक्स होना चाहिए ताकि आपको अच्छे से रैंक मिले। ठीक है, तो ये जो कन्फ्यूज़न है ये क्लियर हो गए हम लोग के। अच्छा, उसके बाद आ जाएगा हम लोग पॉइंट 3 में, ये सैंडबॉक्स है। ये सैंडबॉक्स हम 2023 में से हम लोग इसी में काम कर रहे हैं। तो
अभी भी आप जब नए वेबसाइट को रेडी करोगे ना, जब किस कंटेंट को पब्लिश करोगे, तो आप देखोगे 2-3 महीने के अंदर आपको उतना अच्छा बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप उस पर बैकलिंक्स क्रिएट करोगे, कीवर्ड को ऑप्टिमाइज करते ही रहोगे, लेकिन उसका बेनिफिट उतना नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके साइट 2-3 महीने के एक टाइम के ऊपर सैंडबॉक्स में रहता है, ताकि गूगल उसको ट्रैक करते रहे कि आप एक नए साइट में कौन कौन चीज़ के ऊपर काम कर रहे हो। ठीक है, गूगल उसको ध्यान से देखेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग सैंडबॉक्स टाइम कह सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सैंडबॉक्स के जो एक ये सिस्टम है ना, ये जॉन मुलर ने उसको इग्नोर कर दिया था, क्योंकि देयर इज़ नो सैंडबॉक्स। ठीक है, ये एक रॉन्ग था। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर आप एक वेबसाइट को लॉन्च करोगे विद इन 1 to 3 मंथ के अंदर, अगर आप रैंकिंग चाहते हो, तो आप कॉन्फ्यूज हो जाएगा कि रैंक क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसा मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही होता है कि आपका साइट सैंडबॉक्स में रहता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम लोग पॉइंट 4 में देखते हैं कि गूगल क्रोम डाटा यूटिलाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मेंशन है ऑलरेडी, गूगल क्रोम डाटा को लेता है रैंकिंग में हेल्प करने के लिए। ठीक है, तो गूगल क्रोम में आप देखोगे कि हम लोग जो क्रोम ब्राउज़र यूज़ करते हैं ना, तो उसमें जो विजिटर कुछ क्वारी को सर्च करते हैं, तो क्वारी सर्च करने के बाद टॉप 10 जो साइट उसको मिलते रहते हैं, तो उनमें से कौन साइट के ऊपर वो ज़्यादातर क्लिक करता है और कौन साइट के ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो ये पूरा डाटा गूगल क्रोम से कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो भी एक रैंकिंग फैक्टर है यहाँ पर एज पर दिस डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, तो उसके बाद आते हैं पॉइंट 5, जो है कि EAT, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज, ऑथोरिटिवनेस एंड ट्रस्टवर्दीनेस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और मैं इसके ऊपर 4 अलग अलग वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में इस वीडियो को ज़रूर देख लेना, ताकि आपका वेबसाइट में EAT इंक्रीज़ होते रहे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो ऑथर प्रोफाइल होगा ना, तो इसके ऊपर एक यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, तो उसके साथ साथ आपको ब्रांड वैल्यू भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा, जैसे कि आपको एक ब्रांड वहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि आप लिंक्डइन का प्रोफाइल ऐड करो, जो कि आप वहाँ पर अपने जो एक्सपीरियंस वहाँ पर जो है आपके पास, वो वहाँ पर ऐड होते रहे। और हो सकता है कि आप अपने यूट्यूब चैनल में वहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर डालते रहो। ठीक है, तो आपको एक ब्रांड क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ब्रांड क्रिएट करोगे तो आपको बहुत अलग अलग सोर्स से ट्रैफिक मिलते रहेगा। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये इसको लेके चलना पड़ेगा। अच्छा, पॉइंट 6 में आता है कि एंकर टेक्स्ट। ठीक है, तो ये एंकर टेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एज पर दिस डॉक्यूमेंट्स। तो ये जो एंकर टेक्स्ट का जो सेगमेंट है ना, इसमें यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि अगर एंकर टेक्स्ट को अगर हम लोग एज ए स्पैम यूज़ करेंगे, जैसे कि अगर मान के चलो आप जिस टेक्स्ट के ऊपर किसी और साइट को इन लिंक करना चाहते हो। ठीक है, ये हो सकता है एक्सटर्नल साइट या फिर इंटरनल पेज। ठीक है, तो वो जो टेक्स्ट और वो जो URL आप इंटरलिंक करोगे, आपको देखना पड़ेगा उसका रिलेवेंसी क्या है। ठीक है, अगर विदाउट रिलेवेंसी आप उसको इंटरलिंक करोगे, तो उनमें से क्या होगा कि वो स्पैमी में चला जाता है। ठीक है, तो अगर आप एक क्लिक हियर कीवर्ड को एक एंकर टेक्स्ट लेके किसी और पेज से इंटरलिंकिंग करना चाहते हो, तो उसमें उतना वैल्यू नहीं रहेगा। ठीक है, वो वैल्यू बहुत ही कम है। लेकिन अगर आप जिस URL को मेंशन करना चाहते हो, उसका जो मेन टाइटल है, उसका जो मेन थीम है, उसको अगर आप एज ए एंकर टेक्स्ट यूज़ करोगे, ठीक है, तो उसमें रिलेवेंसी रहेगा, तब जाके आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, ये एंकर टेक्स्ट का जो इंपॉर्टेंस है बहुत ही है, यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर अपने इस प्रोजेक्ट में अप्लाई करो। अच्छा, उसके बाद आते हैं पॉइंट 7। अच्छा, इसका ये कि एग्जैक्ट मैच डोमेन। ठीक है, तो एक टाइम था जब हम लोग एक कीवर्ड को एज ए डोमेन यूज़ करते रहते थे, जैसे हो सकता है कि बेस्ट लैपटॉप फॉर इंजीनियर्स। ठीक है, ये कीवर्ड को अगर हम लोग एज ए डोमेन यूज़ करेंगे, तो ये एग्जैक्ट मैच डोमेन हो जाता है। लेकिन अभी उस टाइप का स्ट्रैटेजी काम नहीं करता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एग्जैक्ट मैच डोमेन को ये डिमोशन कर रहा है। ठीक है, तो ये अगर आप 2024 में इसी तरह डोमेन को लेकर चलोगे ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि एज पर दिस डॉक्यूमेंट्स, और मैं भी अभी उसके ऊपर काम नहीं कर रहा है एग्जैक्ट मैच डोमेन के ऊपर, तो मेरा सजेशन यही है कि आप उस पर ऊपर एक्सपर्ट डोमेन के ऊपर काम करना, एग्जैक्ट मैच डोमेन के ऊपर काम करना बंद कर दो, ब्रांडेड डोमेन बनाओ। ठीक है, आप पार्शियल मैच डोमेन भी बना सकते हो। ठीक है, तो उसके ऊपर ऑलरेडी मैं अपने वेबसाइट में वीडियो पब्लिश करके रखा हूँ, तो उसको ज़रूर देख लेना। अच्छा, तो पॉइंट 8 में आ जाता है कि आर्टिकल वर्ड मैटर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बार बार पूछते रहते हैं कि एक कंटेंट में कितना वर्ड लिखना पड़ेगा। ठीक है, 2000, 3000 या उससे भी ज़्यादा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि
या ये दो फैक्टर है, जैसे कि लीडिंग टेक्स्ट है, नाम टोकन है, ठीक है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर इसके ऊपर अगर रिसर्च करोगे तब जाके आपको अच्छा सा आइडिया मिलेगा। तो मैं यहाँ पर उसके ऊपर इतना डिटेल में बात नहीं करूँगा। मैं सिर्फ आपको एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि आप रिसर्च करने के बाद आप जिस कंटेंट के ऊपर, जिस कीवर्ड के ऊपर कंटेंट को लिखा होगा ना, तो उसका जो मेन आंसर होगा जिसके ऊपर आप कंटेंट लिखना चाहते हो, वो आप ट्राई करो कंटेंट के पहले सेक्शन में ही आपको वो बता दे, ठीक है। अगर आपके कंटेंट में 3000 वर्ड है तो आपका जो क्वेश्चन का जो आंसर है, ठीक है, तो अगर आप एक कंटेंट के एकदम लास्ट में दोगे ना तो रैंकिंग में उतना हेल्प नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आप जिस कंटेंट को लिख रहे हो, आपका जो मेन मोटो है, जो आप अपने कंटेंट में कहना चाहते हो, वो कंटेंट के ऊपर से ही आप बता दो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद पॉइंट 9, ये बैकलिंक्स मैटर। येस, बैकलिंक्स मैटर करता है, ठीक है। ये टूल्स डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, ठीक है, लिंक्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज, राइट। सो हम लोग बैकलिंक्स ज़रूर क्रिएट करेंगे, जो कि जॉन मुलर बार बार कहते हैं बैकलिंक्स रैंकिंग फैक्टर नहीं है, लेकिन हाँ बैकलिंक्स रैंकिंग फैक्टर है और अभी तक रैंक दे रही है, ठीक है। तो बैकलिंक्स बनाओ और क्वालिटीफुल बैकलिंक्स बनाओ। अच्छा, और लास्ट है ये पॉइंट ये कि बैकलिंक्स दैट प्रोवाइड ट्रैफिक्स, ठीक है। तो अब जहाँ से बैकलिंक्स लोगे ना, अगर उसमें से आपको डायरेक्ट ट्रैफिक मिलेगा, ठीक है, तो आपको रैंकिंग में हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये 3 टाइप्स का कैटेगरी यहाँ पर है, जैसे कि लो क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी, हाई क्वालिटी, ठीक है। तो अगर आप जिस साइट से बैक ले रहे हो उसमें कुछ भी ट्रैफिक नहीं है, ठीक है, तो वो लो क्वालिटी में चले जाता है। और अगर थोड़ी बहुत ट्रैफिक मिलता रहता है तो मीडियम में, और अगर अच्छे खासे ट्रैफिक मिलते रहेगा, जैसे कि रेफरिंग ट्रैफिक हम लोग कह सकते हैं, तो उसके ऊपर ये हाई क्वालिटी मेंशन करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये किस तरह से उसको मेंशन करता है, जैसे कि टोटल क्लिक। तो एक साइट में जब क्लिक करते हुए और एक साइट पे जाते हैं ना, तो इसके ऊपर डिपेंड करते हुए ये यहाँ पर ऑथोरिटी को इंक्रीज़ करता है, ठीक है, बैकलिंक्स का क्वालिटी इंक्रीज़ करता है। तो गाइज़, आई होप दिस इन्फॉर्मेशन बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके एसीओ प्रोजेक्ट में। अगर इस वीडियो को अच्छे लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखो, ताकि एसीओ और ब्लॉगिंग रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहे।